प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जगविंदर सिंह, हिंदी अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चन्नो, जिला संगरूर। प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का टॉपिक करने जा रहे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि दो व्यक्ति कई बार हम शक्ल मिल जाते हैं हमें दुनिया में, जहाँ पर दोनों पर नज़र पड़ने पर ऐसा लगता है कि दोनों व्यक्ति ही बिल्कुल एक समान हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनकी चाल ढाल में अंतर होता है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि समरूपी का भाव है जिनका रूप एक समान हो। सम मतलब बराबर और रूपी का मतलब उनका रूप, यानी कि देखने में उनकी शक्ल सम लगती है, एक समान लगती है, या कहें बराबर लगती है, लेकिन उनका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे जिनका एक समान अर्थ नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ल एक समान होती है। तो आइए अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले किसी भी शब्द की, किसी भी चीज़ की हम परिभाषा देखते हैं। बिना परिभाषा के हमें वह संकल्प जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आता। समरूपी भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा अगर हम देखें, जो शब्द उच्चारण में प्राय समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। कहने का भाव है कि जो शब्द जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमें लगता है कि उनका उच्चारण बिल्कुल समान है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल भी समान नहीं होता। वह बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। हो सकता है कि अर्थ भी उनका बिल्कुल एक दूसरे के विलोम में हो, यानी कि विरोध में हो, लेकिन शक्ल एक समान होती है। तो बहुत से ऐसे शब्द हिंदी में हैं जिनका आपस में अर्थ बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन उनकी शक्ल और उनका उच्चारण मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि उन शब्दों को पढ़ते समय, उच्चारण करते समय हम भूल में पड़ जाते हैं या भ्रम में पड़ जाते हैं कि वह शब्द वही है, लेकिन जब हम उसके अर्थ के बारे में समझते हैं तब पता चलता है कि इनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। तो आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसा कि अन्न और दूसरा शब्द अन्य। जब हम बोलते हैं अन्न, अन्य, तो लगता है ना एक समान बोलने में कि अन्न हो गया या अन्य हो गया, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनमें इनके जो शब्द युग्म हैं उनका ज़्यादा अंतर नहीं है। अन्न में आधा न, पूरा न, अ, ये सभी अक्षर डाले गए हैं और अन्य में भी वैसे ही लगते हैं। कई बार हम टपला खा जाते हैं कि यह शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं या ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है कि इन शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है और ये बिल्कुल ही भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द हैं। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। श्रुति सम का अर्थ है, श्रुति मतलब सुनना और सम का मतलब है बराबर,
जैसा कि हम इनके समरूप इन्हें कहते हैं या इन्हें हम कहते हैं श्रुति सम, यानी कि सुनने में एक समान लगने वाले शब्द लेकिन जिनका अर्थ भिन्न है, वही इनको भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। श्रुति सम या इन्हें कह लें, या दूसरा नाम इनका समरूपी भिन्नार्थक शब्द होता है। पहला शब्द हमने देखा अन्न और अन्य। अन्न शब्द जो है अनाज का बोध हमें कराता है। किसी भी तरह का खाने योग्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि ये अन्न होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं अन्य तो उसका भाव है दूसरा, यानी कि अन्य कोई और। तो अब हम देखें, अन्न और अन्य देखने को एक समान लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है, यानी कि बिल्कुल भी दोनों शब्द आपस में मेल नहीं खा रहे, उनका दूर तक का भी नाता आपस में नहीं है। अगला शब्द हम इसी उदाहरण के साथ चलते हुए देखें तो अगला शब्द है बालू और भालू। बालू शब्द ब से बना है और भालू भ से, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन्हें बोलते समय उच्चारण एक समान ही कर जाते हैं। जैसा कि किसी ने कह दिया मैंने जंगल में भालू देखा, और दूसरे ने जल्दी जल्दी में कह दिया कि मैंने जंगल में बालू देखा। बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर जाते हैं कि ये घोष ध्वनियाँ हैं जैसा कि भ, लेकिन जल्दी में बोलते समय उन्हें ब कह दिया जाता है। भालू कहते समय बालू मुंह से निकल जाना एक आम उदाहरण होती है, लेकिन बच्चों इनका अर्थ जो है वह बिल्कुल ही भिन्न है। देखने में बेशक एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला शब्द जो है बालू, बालू का अगर अर्थ किया जाए तो इसका मतलब है रेत। आप कभी राजस्थान गए हो या टीवी में, यूट्यूब पर किसी वीडियो में आपने देखा हो, राजस्थान में बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। पंजाब में भी पहले हुआ करते थे लेकिन अब पंजाब में रेत बहुत कम हो गया है, और राजस्थान में अभी तक भी बड़े बड़े बालू के टीले हैं। जो भूरे रंग का रेता होता है उसे कहा जाता है बालू। तो इसका अर्थ हो गया रेत। दूसरा शब्द जो इसके समान इस युग में हमने लिखा है वह है भालू, जिस पर हम थोड़ा जोर देकर बोलते हैं भालू। और भालू बोलते ही आपका ध्यान कहाँ जाता है? सर्कस में काम करते हुए एक या मदारी के पास जो जानवर होता है बड़ी बड़े बालों वाला, उसका नाम होता है भालू, जिसे हम कहते हैं रीछ। अंग्रेजी में जिसे बियर कहा जाता है, वही भालू जानवर यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, हम उच्चारण करते समय बालू और भालू का ज़्यादा भेद नहीं करते, या गलती से अनजाने में जाने में हम इसे बालू भालू बोल जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। कहीं पर इसका अर्थ रेत है, दूसरे शब्द का जानवर भालू है। तो इसी प्रकार इन्हें कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो आगे चलें। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है, कुछ शब्द और भी हैं जिन्हें हम आज देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द युग्म अगर हम लें तो है सुत और सूत। सुत और सूत में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सुत में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और सूत में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है।
सुत शब्द का भाव बच्चों होता है पुत्र। किसी व्यक्ति का बेटा, उसे हिंदी में सुत कहा जाता है। और दूसरे में बड़ाऊ के साथ जो शब्द लिखा गया है उसका उच्चारण है सूत, बड़े ऊ की मात्रा से सूत। और सूत का भाव आपने सुना है, आपने देखा भी होगा कि कहीं पर खड्डी पर जो धागा बुना जाता है रुई से निकालकर, उसे सूत कहा जाता है, जिससे कपड़ा बनता है या और कामों में वह लगाया जाता है। तो सुत मतलब बेटा और सूत मतलब धागा। तो इस प्रकार से कहीं का अर्थ है बेटा, किसी शब्द का अर्थ है धागा, लेकिन दोनों समान शब्द लगते हैं, देखने में उनका रूप एक समान है, इसीलिए इन्हें समरूपी शब्द कहा जाता है। अगला शब्द है, शब्द युग्म है और शब्द अगर हम कहें तो किसी दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं मैं कल पहाड़ की ओर चला गया, या बच्चा स्कूल की ओर जा रहा था। तो और इसमें ओ की मात्रा लगी है, ओ का मतलब है दिशा। स्कूल की ओर, गांव की ओर, शहर की ओर, इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। उसका दूसरा पार्ट हम देखें तो यह शब्द है और। मात्रा का थोड़ा फर्क है, ओ की मात्रा की बजाय यहाँ पर औ की मात्रा लगाई गई है। औ की मात्रा से और शब्द उच्चारण में बोला जाता है। और का मतलब है कोई दूसरा। और जैसा कि हम वाक्य में से प्रयोग करके देखें कि मैं और राम दोनों स्कूल जा रहे हैं, इसमें मैं, राम दोनों व्यक्तियों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। और का मतलब यहाँ हुआ दूसरा। तो अगर हम देखें तो और ज़्यादा अंतर देखने में इनको नहीं लगता, लेकिन इनके अर्थ में बहुत बड़ी भिन्नता आ गई है। अगला युग्म देखें। इस युग्म में 3 शब्द बिल्कुल देखने में एक समान लगते हैं। बहुत से विद्यार्थी इनको लिखने में, उच्चारण करने में बहुत समय गलती खा जाते हैं, टपला खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो शब्द अध्यापक ने बोला है वह हमने ठीक ठीक लिख लिया है, लेकिन गलती कहाँ होती है? उसके उच्चारण में या उसके वर्तनी में। जैसा कि पहला शब्द है समान। अगर हम स और मान को जोड़कर लिखें समान, तो उसका अर्थ हो गया एक समान, मतलब बराबर। जैसा कि हम कहते हैं कि दुनिया में माँ के समान और कोई भी रिश्ता इतना प्यारा नहीं होता। तो समान का अर्थ हो गया बराबर। दूसरा इसका शब्द है सामान। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो कि आ की मात्रा स के साथ जुड़ चुकी है, और हम इसे समान नहीं कहेंगे, इसे बोला जाएगा सामान। सामान का मतलब हो गया आम। सामान मतलब कोई भी वस्तु या कोई औजार वगैरह, हमारे घर में, स्कूल में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सामान कह देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर निकलता है तो वो अपने साथ अपने बैग में कुछ ना कुछ चीज़ें खाने पीने की या अपने पहनने की ले जाता है। उन्हें हम कहते हैं कि मेरे पास अपना सामान है। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि बैठिए, चाय पानी पीजिए और अपना सामान रख दीजिए। तो इसका मतलब हुआ चीज़ें। तीसरा इनका शब्द है सम्मान। यहाँ पर आधा म और पूरा म जुड़कर
लगे हुए हैं, जिससे इसका उच्चारण है सम्मान। सम्मान शब्द आपने सुना होगा कि स्कूल में आपके किसी के सम्मान में समारोह किया जाता है, विद्यार्थियों को इनाम दिए जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। तो सम्मान का शब्द का मतलब हो गया किसी का सत्कार करना, प्रशंसा करना या उन्हें आदर देना। तो देखिए तीनों शब्द देखने में बिल्कुल एक समान लग रहे हैं क्योंकि यह समरूपी शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ जब हम देखते हैं तो बहुत दूर दूर चला जाता है, इसीलिए इनको भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अगले शब्द युग्म में ध्यान दीजिए, अचार और आचार। कई बार हम गलती से अचार को आचार बोल देते हैं और आचार को अचार बोल देते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग इनका अर्थ निकलता है। पहला शब्द जो है वह बिना आ की मात्रा के मुक्ता अ लगा हुआ है और इसका उच्चारण है अचार। अचार मतलब जो आप अपने घर में खाने के साथ खाते हैं, चाहे नींबू का, किसी को आम का पसंद होता है तो किसी को आंवले का, उसे कहा जाता है अचार। और दूसरा शब्द है आचार। आचार शब्द का अर्थ इससे बिल्कुल भिन्न है। यह कोई खाने की वस्तु नहीं है, यह एक तरह से आपका है चरित्र। किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाने के लिए हम उसे आचार कहते हैं। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करके समझने की कोशिश करें तो इसका वाक्य बनता है, हमें अपना आचार विचार शुद्ध रखना चाहिए। कहने का भाव कि हमें अपने मन के विचार और अपना चरित्र, अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ आचार। आगे चलें। अगला शब्द युग्म है अपेक्षा और उपेक्षा। उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि दोनों शब्द एक समान हैं, अपेक्षा उपेक्षा, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। पहला शब्द अ से शुरू होता है, अपेक्षा। इसका मतलब है ज़रूरत या कोई इच्छा होनी, चाह होनी। जैसा कि आप कह सकते हैं, मुझे अभी एक कप चाय की अपेक्षा है, यानी ज़रूरत है। और उपेक्षा का मतलब है किसी को अनदेखा कर देना। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं किसी को इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वह दरवाज़े पर आकर आपको बुलाता है, तो अगर आप उन्हें बैठने के लिए ना कहें, चाय पानी ना पूछें और वहीं से उन्हें वापस भेज दें, तो वह गुस्से हो जाते हैं कि मेरी उपेक्षा कर दी गई है, मुझे बुलाया तक नहीं गया, चाय पानी नहीं पूछा गया, इसलिए वह आपसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनकी उपेक्षा की गई है। तो उपेक्षा का मतलब हुआ किसी को अनदेखा कर देना। अगला शब्द है असमान और आसमान। पहला शब्द असमान का मतलब है समान ना होना या बिल्कुल भी बराबर ना होना, असमान। दूसरा शब्द आसमान। आसमान जब आप कहते हैं तो आपका ध्यान ऊपर नीले अंबर की ओर चला जाता है। वाक्य में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं आसमान में तारे चमक रहे हैं। और असमान का मतलब है कि कुछ भी बराबर नहीं है। जब हम कहें राम और श्याम की उम्र असमान है। अगला शब्द है कल्पना और कल्पना। उच्चारण में बिल्कुल ही थोड़ा सा अंतर है। पहले शब्द में ल आधा और दूसरे शब्द में ल पूरा है।
प्यारे बच्चों, कल्पना शब्द का अर्थ है जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ कल्पना करते हैं। जैसा कि आप बैठे बैठे कक्षा में भी आपका ध्यान कई बार घर में चला जाता है, तो अध्यापक आपको टोक कर पूछते हैं कि आप क्या कल्पना कर रहे हो। या कुछ बच्चे बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि हम 10वीं के बाद क्या करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस स्कूल में दाखिला लेंगे। तो ऐसी कल्पना आप करते रहते हैं। दूसरा शब्द है कल्पना। कल्पना मतलब दुखी होना, किसी को कोसना। जैसा कि कई बार आप कुछ गलती कर लेते हो तो आपके माता पिता आप पर दुखी होते हैं, आपको कोसते हैं कि यह काम तुमने बहुत गलत किया है। तो आप कहते हैं कि मेरे माता पिता सारा दिन मेरे ऊपर कल्पते रहते हैं। कल्पना। तो लगता है आपको समझ आ गया होगा। कल्पना यानी सोचना, मन में ख्याल बनाना, और कल्पना यानी दुखी होना, कोसना, किसी को बुरा भला कहते रहना। अगला शब्द है कुल और कूल। कुल शब्द आपने देखा होगा बच्चों, दो अर्थों में आप प्रयोग कर सकते हैं इसे। कुल आप टोटल को भी कहते हैं, यानी जोड़। आप कहेंगे 2 और 2 का कुल 4 बनता है। एक अर्थ इसका होता है वंश, यानी कि किसी खानदान में जन्म लेना, किसी वंश में जन्म लेना, उसे भी कुल कहा जाता है। जैसा कि आप कह सकते हैं श्री रामचंद्र जी रघु कुल में पैदा हुए थे, उनके वंश का नाम रघु था। या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं बहुत ऊंची कुल में पैदा हुआ हूँ। और इसका दूसरा शब्द है कूल। उसमें बड़ा ऊ लगा है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा लंबा करके बोलेंगे कूल। तो यह कूल शब्द अंग्रेज़ी का कूल ठंडा नहीं है, इसका मतलब है किनारा। किसी नदी का, सागर का, समुद्र का किनारा, उसे हिंदी में कूल कहा जाता है। तो छोटा ऊ और बड़े ऊ का आपस में बहुत अंतर पड़ गया है। कुल शब्द यानी जोड़ या वंश, और कूल का मतलब है किनारा। ऐसे ही अगला शब्द युग्म है अवलंब और अविलंब। अवलंब यानी कि सहारा। जैसा कि आपकी घर की छत को सहारा देने के लिए पिलर बने होते हैं या कॉलम बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है अवलंब। या घर में आपका जो भी पिताजी हैं, जो कमाने वाले हैं, वो घर का सहारा है, उन्हें भी आप घर का अवलंब कह सकते हैं। दूसरा शब्द मिलता जुलता है लेकिन अर्थ में बिल्कुल भी भिन्न है, अविलंब। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अ अलग होकर, विलंब अलग होकर हम इसे जान सकते हैं अविलंब। विलंब का मतलब होता है देरी करना, और अविलंब हो गया इसका विलोम शब्द, यानी कि देरी ना करना, बिल्कुल जल्दी या शीघ्रता से। तो देखिए अविलंब हो गया सहारा, और अविलंब शब्द का मतलब है बिना देरी के, यानी कि जल्दी। तो देखने में एक समान लगने वाले शब्द का अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो गया है। अगला युग्म है आदि और आदि। पहले शब्द में छोटी की मात्रा है, यानी कि आप इसे आधा बोलेंगे आदि। दूसरे में बड़ी की मात्रा है और आप उसे आदि बोलेंगे। तो उच्चारण में थोड़ा अंतर है, उसी प्रकार से इसके अर्थ में भी अंतर होगा, लेकिन देखने में दोनों समरूपी लगते हैं। आदि का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत या आरंभ होना। जैसे हम कह देते हैं आदि और अंत। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो मतलब हुआ परमात्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वह अनंत परमात्मा है। और दूसरा शब्द आदि जो है वह प्रयोग किया जाता है किसी की आदत के समय।
जैसा कि हम कह सकते हैं राम नशे का आदी हो चुका है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, वह उससे उबर नहीं सकता, तो हम कहते हैं वह आदी हो गया है। अगला युग्म देखिए, उधार और उद्धार। उधार शब्द आप दुकान पर जाते समय बिल्कुल देखते होंगे। जब आप दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दुकानदार ने लिखकर लगाया होता है उधार बंद है। उधार का मतलब है कि आप नकद पैसे दुकानदार को नहीं देते और बाद में देने का वादा करते हैं, तो उसे उधार कहा जाता है। दूसरा शब्द जो है द के पैर में आधा ध पड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं उद्धार। उद्धार का मतलब है किसी को उसकी बुरी स्थिति से उबार लेना या बाहर निकालना। जैसा कि पापी है तो उसे कोई गुरु उसकी दयनीय स्थिति से बाहर निकाल लेता है, तो उसे कहते हैं उसका कल्याण हो गया या उसका उद्धार हो गया। तो उधार और उद्धार उच्चारण में अंतर देखिए और इसका अर्थ भी भिन्न होता आप देख सकते हैं। अगला शब्द युग्म है कर्म और क्रम। देखिए, कर्म शब्द में र जो है म के ऊपर लगा हुआ है, जिसे कहते हैं रेफ र। र के प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से 4 तरह के होते हैं। पहले शब्द में रेफ र का प्रयोग हुआ है जो म के ऊपर है, और उसकी जो उच्चारण है उसका वह म से पहले किया जाता है, और आधा उच्चारण इसका होता है, पूरा र नहीं बोला जाता, इसलिए इसको उच्चारण करेंगे कर्म। कर्म का भाव होता है काम करना, कर्म करना, जिसे हम अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। और दूसरा शब्द देखिए क्रम। क के पैर में पदेन र लगा हुआ है। र जो है वह पदेन है और क के पैर में लगा हुआ है, और इसे पूरा र भी बोला जाता है। क में इसके साथ र का प्रयोग साथ में हुआ, इसलिए कोई भी यहाँ पर अ का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, तो इसलिए हम इसे जल्दी से क्रम बोलते हैं। क्रम का मतलब है किसी चीज़ का लड़ीवार रूप में होना, जैसा कि हम सीरियल वाइज कहते हैं। जैसे बच्चों के नाम सीरियल वाइज रजिस्टर में लिखे जाते हैं और उन्हें क्रम से लिखा हुआ कहा जाता है। अगली उदाहरण देखिए, कली और कली। कली शब्द में छोटी ई की मात्रा डाली गई है और दूसरा कली शब्द में बड़ी ई की मात्रा डाली गई है। पहले शब्द का मतलब है कली, जो कि कलयुग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं कलेश, कली, कलह। और दूसरा कली मतलब फूल की कली, फूल खिलने से पहले जो उसका छोटा रूप होता है उसे कहते हैं कली। अगला शब्द है कंकाल। कंकाल यानी किसी व्यक्ति के हड्डियों का पिंजर, कंकाल। और उसके साथ वाला युग्म का शब्द है कंगाल। कंगाल बोले तो हम कहते हैं जो व्यक्ति अति निर्धन है, गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे कहते हैं कंगाल। गृह और ग्रह। ग के पैर में री लगाकर गृह शब्द बना है और ग के पैर में र लगाकर ग्रह बना है। इसके उच्चारण में भी प्राय बच्चे गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आप इसे उच्चारण शुद्ध कीजिए। पहला शब्द है गृह और दूसरा शब्द है ग्रह। गृह शब्द में ग के पैर में री लगाई गई है, इसलिए इसका उच्चारण गृह होता है, जिसे हम अपने घर के बारे में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अपने घर को होम कहते हैं, इसलिए गृह शब्द बरता जाता है। और ग्रह शब्द का मतलब है आकाश में घूमने वाले नक्षत्र, जैसा कि धरती, मंगल, सूरज, ये सभी ग्रह हैं।
और इन्हें ग्रह कहा जाता है। अगला शब्द युग्म है चर्म। चर्म में म के ऊपर र की मात्रा लगाई गई है। इसमें रेफ र का प्रयोग हुआ है और म के ऊपर र का प्रयोग इसे म से पहले र की आवाज़ आती है और उसे चर्म कहा जाता है। दूसरे शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है और इसे कहा जाता है चरम। पहले चर्म का भाव है चमड़ा, यानी किसी पशु का सूखा हुआ चमड़ा, चर्म, और चरम का अर्थ है किसी स्थिति का अपने शिखर पर पहुंच जाना, यानी कि क्लाइमैक्स पर पहुंच जाना, उसे कहा जाता है चरम। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द ठीक से समझ आ गए होंगे और आप इन्हें घर में बैठकर अभ्यास कार्य जरूर करेंगे। इसके लिए आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जाता है। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट करें और इन शब्दों को जो नीचे लिखे गए हैं, इन शब्द युग्मों का प्रयोग वाक्यों में करके अर्थ स्पष्ट करें। ये 3 शब्द युग्म दिए गए हैं आपको अभ्यास के लिए। आप उन्हें अपनी कॉपी पर लिखकर सुंदर सुंदर लिखाई में करके यह काम आप फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डालें और अपना अभ्यास जारी रखें। आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप ध्यान से पढ़ते रहोगे। धन्यवाद।